उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नामांकन। प्रधानमंत्री समेत घटक दल के नेता रहे मौजूद। विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। प्रधानमंत्री से मिले राज्यसभा सांसद खीरू महतो। झारखंड में कोयले के अवैध खनन से कराया अवगत। आदित्य प्रसाद साहू ने उठाया राज्यसभा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला। नक्शा पास करने में लेट लतीफी पर हाईकोर्ट सख्त। रांची नगर निगम से जवाब तलब। बस स्टैंड की बदहाली का लिया संज्ञान। सीजीएल परीक्षा परिणाम पर रोक रहेगी जारी। और आईजी अभियान ने राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान का लिया जायजा। स्प्लिंटर ग्रुप पर कार्रवाई के निर्देश। हजारीबाग कारा में छापा। देह व्यापार पर भी सख्ती। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने अब से कुछ देर पहले नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए घटक दल के नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा। इंडी ब्लॉक समर्थित विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कल पर्चा भरेंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। 17 अगस्त को ही भाजपा के संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी थी और बेदाग और छवि वाले सीपी राधाकृष्णन का एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर रहा है। आरएसएस से जुड़े रहे सीपी राधाकृष्णन और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद हैं। आज का दिन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों के साथ साथ जो 20 अनुमोदक हैं उनके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। और सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे। 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक। और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे उसी दिन रात को घोषित होंगे। अंक गणित में भी पलड़ा एनडीए का ही भारी है। संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई और दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में 4 विधेयक पेश होंगे। मॉनसून सत्र के अंतिम दौर में आज लोकसभा में जो है 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं। 3 विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इनमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, संविधान का 130वां संशोधन बिल और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक शामिल हैं। गृह मंत्री इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को रेफर भी करेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन के लिए विधेयक भी आज लोकसभा में पेश होगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बिल को पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिए ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सामाजिक गेमिंग समेत ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा। इंटरनेट, मोबाइल या फिर कंप्यूटर के माध्यम से राज्यों की सीमा पार या फिर विदेशी स्रोतों से संचालित होने वाले रियल मनी गेम्स के संचालन, विज्ञापन या फिर भागीदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस विधेयक का लक्ष्य गेमिंग से पैदा होने वाली सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधित नुकसान से इसे बचाना है। इसके साथ ही इस विधेयक में राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करने का भी प्रावधान है। और इसके अलावा आज लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी आगे विशेष तौर पर चर्चा जारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर झारखंड में कोयले के अवैध खनन और उससे जानमाल की क्षति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। श्री महतो ने पीएम को बताया कि झारखंड के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में माफियाओं द्वारा भूमिगत खान बना दिया गया है, इनमें आग भी लग गई है। अवैध खनन की वजह से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। श्री महतो ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने की मांग की। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला गर्माता जा रहा है। इसकी गूंज कल राज्यसभा में भी सुनाई पड़ी। सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में आदिवासी और वंचित वर्गों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। संथाल परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वह एक संथाली व्यक्ति, एक युवा सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था। 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आदिवासी की बात कांग्रेस करती है, और जहां भी अवसर मिलता है आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है, शोषण करने का काम करती है, दोहन करने का काम करती है महोदय। और आदिवासी युवा जो एक विराट स्वरूप में उस युवा को पूरे राज्य में देखा जा रहा था, विराट हृदय का वो सम्राट था, वैसे युवा का एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। उसके बाल बच्चे, उसके परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग आज दहाड़ दहाड़ कर रोने का काम कर रहे हैं। इधर विभिन्न सामाजिक आदिवासी संगठनों ने 23 अगस्त को सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में न्याय के लिए राजभवन मार्च का ऐलान किया है। इस सिलसिले में एक बैठक भी हुई, जिसमें वक्ताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के शोक संतप्त परिवार से मिलने आज जमशेदपुर जाएंगे। घोड़ाबांधा स्थित स्वर्गीय रामदास सोरेन के आवास पर सीएम विधायक कल्पना सोरेन के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना फिसड्डी साबित हुई है। इस योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर यह योजना विफल नजर आ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अबुआ आवास योजना अब अबुआ निराशा योजना बन चुकी है। सरकार ने साल 2026 तक 8 लाख पक्के मकान देने का वायदा किया है, लेकिन अब तक लक्ष्य मात्र 15% ही प्राप्त हो पाया है। इधर भाजपा के आरोपों और दावों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निराधार बताया है। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने दम पर गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रांची में सांसद कला महोत्सव शुरू हो गया है। स्थानीय जेवीएम शामली डोरंडा के सैकड़ों बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को रेखांकित किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस संबंध में कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि यह प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक महोत्सव है, जिसमें रांची लोकसभा क्षेत्र के बच्चे शामिल हो रहे हैं। सेवा पखवाड़ा तक यह महोत्सव मनाया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में कल कई मामलों की सुनवाई हुई। अदालत नक्शा पास करने में रांची नगर निगम की लेट लतीफी पर सख्त दिखी। अदालत ने निगम से पूछा कि अब तक कितने डीम्ड भवनों का नक्शा स्वीकृत हुआ है। हाईकोर्ट ने साल 2022 से अब तक जमा हुए आवेदन के संबंध में अद्यतन रिपोर्ट तलब की।
16 सितंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। इधर रांची में बस स्टैंड की बदहाली का मामला सामने आने के बाद इसे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। अदालत ने रांची नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीजीएल परीक्षा मामले की भी अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने पर नाराजगी जताई और उसे अस्वीकार कर दिया। सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर हाईकोर्ट की रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं। इस सिलसिले में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर में चुनिंदा शिक्षाविद और विशेषज्ञ मौजूद रहे। पूर्वी सिंहभूम की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिप्रा मिश्रा ने नई शिक्षा नीति को क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने बताया कि इससे बालिका शिक्षा को नया आयाम मिला है। काफी वर्कशॉप अटेंड किए वहाँ, और हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनकी नई सोच, उनकी नई दिशा आने वाले समय में, जैसा कि वहाँ हमें दिखाया गया कि रिसर्च फील्ड में हमारा देश काफी आगे बढ़ेगा। और इन बच्चियों ने जो वहाँ देखा उसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगी कि एनईपी 2020 कहता है नई चीजों को देखना, समझना और करना, लेकिन जब तक उसे प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे बच्चे, वो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली इन्होंने वो देखा जो कि आज जरूरत है एनईपी 2020 की। यही वहाँ कहा गया था कि अगर बच्चे चीजों को सामने से देखेंगे, चीजों को समझेंगे, तो वो और एक नई डाक विभाग की पहल पर डाल्टनगंज में सम्मान सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर झारखंड परिमंडल डाक सेवाओं के निदेशक आरवी चौधरी और डाक अधीक्षक संजय कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि पलामू प्रमंडल के डाक कर्मियों ने करोड़ों रुपए का बीमा व्यवसाय किया है। अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया में टॉप करने का मतलब है कि आज पलामू को भारत का बच्चा बच्चा जान रहा है। जैसा मैंने पहले मीटिंग में आके कहा था कि इनको ऐसा काम करना है कि पलामू को लोग नक्शे में ढूंढे। आज वो सच्चाई इन्होंने साबित करके दिखाई है कि हम लोग दिल्ली में मीटिंग में गए थे, दिल्ली में हमें बुलाया गया था। ऑल इंडिया के सारे राज्यों से लोग आए हुए थे, जिसमें हमें नंबर 1 की पोजीशन के लिए सम्मानित किया गया था। जन समस्याओं के समाधान के लिए रांची में जिला प्रशासन संवेदनशील है। इस सिलसिले में जिले के सभी अंचलों में प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन भी किया जा रहा है। कल के जनता दरबार में कई तरह के मामलों का निष्पादन हुआ। नहीं काट रहा था, मोटेशन तो हो गया था लेकिन रसीद नहीं काट रहा था। अंचल अधिकारी से मिले, उसके बाद आज मेरा रसीद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान आज हमला हुआ है, जिसकी सभी दलों ने निंदा की है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। अपने कैंप ऑफिस पर आज सुबह जन सुनवाई कर रही थी वो। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मची। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूछताछ जारी है। हालांकि अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई। ये उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। भाजपा ने इस घटना की निंदा की और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो है वो जन सुनवाई कर रही थी और पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया है। पूछताछ अभी जारी है। राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान जारी है। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान माइकल राज ने अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पलामू क्षेत्र में सक्रिय स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत दी। हजारीबाग के लोक नारायण जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में कल छापेमारी हुई। प्रशासन की टीम ने इस दौरान तमाम वार्डों और बैरकों की गहन तलाशी ली। 1 घंटे तक चली छापेमारी में हालांकि किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। हजारीबाग में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
गुप्त सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम ने 4 लेन पर कई होटलों में छापा मारा। इस दौरान 23 आरोपी हिरासत में लिए गए। होटल मालिकों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। गुप्त सूचना से मैंने जानकारी मिल रही थी कि कुछ होटलों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। उसी पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसमें 6 मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए थे डीसी सर के द्वारा, और छापेमारी की गई है और 6 होटलों से जो है वो बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक प्रभावशाली पहल है, जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीमा का कवरेज देती है। किसान 3 अगस्त तक पीएम फसल बीमा योजना का आवेदन कर सकते हैं। हमारे देश में किसानों को अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की अनियमितता, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार ने आर्थिक सुरक्षा देने की प्रभावशाली पहल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी, ताकि किसान बिना किसी आर्थिक तनाव के खेती कर सकें। अभी खरीफ की फसल के लिए बीमा कराने के आवेदन खुले हुए हैं। अगर आपने अभी तक खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया है तो अब आप 30 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम आय वाले किसानों के लिए भी बेहद सुलभ और किफायती है, क्योंकि खरीफ खाद्य एवं तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2% है। रबी खाद्य और तिलहन फसल के लिए ये 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5% है। इस योजना को उद्देश्य फसल कटाई के 2 महीने के भीतर दावों का निपटान करना है, ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके और वे कर्ज के जाल में न फंसें। किसान ने अपना इनपुट खर्च करके, बीज लगा के, पेस्टिसाइड लगा के, फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट दे के, यदि कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई आपदा हो गया और सारा का सारा फसल नष्ट हो जाए तो उसको फिर लाभ मिलना चाहिए। वेरी गुड स्कीम, ये लॉन्ग ओवरड्यू था। ये जो फसल बीमा योजना है ये बहुत अट्रैक्टिव है। फसल बीमा योजना की उपलब्धियों में पंजीकृत किसानों की संख्या का लगातार बढ़ना है। 2022-23 में 3.17 करोड़ से बढ़कर यह संख्या 2024-25 में 4.19 करोड़ हो गई। 2016 में इसकी शुरुआत से लेकर 30 जून 2025 तक कुल 78.407 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया गया और 1.83 लाख करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। ये योजना किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आपदा के समय का एक भरोसेमंद साथी है, जो एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। और अब बात मौसम की। पड़ोसी राज्य ओडिशा में दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड में 25 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। 21 अगस्त को साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, रांची, हजारीबाग और लोहरदगा जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 22 अगस्त को गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन संताल समेत अन्य इलाकों में भी जोरदार बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का गवाह बनने जा रही है। खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में 22 से 24 अगस्त तक अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका उद्घाटन खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने एक ऐसा स्वदेशी उपकरण विकसित किया है जो मात्र 2 मिनट में ही सिर में गंभीर रक्तस्राव को डिटेक्ट कर लेता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पूरी तरह भारत में निर्मित एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस सेरेबो को बनाया है जो सिर में होने वाली गंभीर और जानलेवा ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता मात्र 2 मिनट में लगा सकता है। ये तकनीक आपातकालीन स्थितियों में मौतों और गंभीर जटिलताओं को बड़ी संख्या में कमी ला सकती है। यह अत्याधुनिक डिवाइस जो आकार में हेयर ड्रायर जैसा दिखता है, ICMR मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स मिशन सेक्रेटरीट, एम्स भोपाल, निमहंस और बायोस्कैन रिसर्च के सहयोग से विकसित किया गया है। MRI और CT स्कैन मशीन की तुलना में ये डिवाइस काफी छोटा और सस्ता है। जहां इन मशीनों की लागत करोड़ों में होती है, वहीं सेरेबो की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। सेरेबो मशीन नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है और लर्निंग एल्गोरिथम से लेस है, जो 2 मिनट में ब्रेन ब्लीड और सूजन का पता लगा लेते हैं। केंद्र सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण उद्यमी महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। उपराजधानी दुमका की ग्रामीण महिलाएं भी समूह बनाकर दीदी बैंक का संचालन कर आर्थिक रूप से समृद्ध बन रही हैं। दुमका के सदर प्रखंड के भुरकुंडा पंचायत स्थित नकटी गांव की महिलाएं आजीविका ग्रामीण महिला संगठन स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। समूह की पंचायत समन्वयक मरियम मरांडी ने बताया कि समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक दशा सुधारने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है। 2 पंचायत में लगभग 37 भीओ जुड़ी है। इस भीओ में जुड़ने वाले जितने भी सदस्य हैं, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार से हम लोग को सबसे पहले 15,000 रुपया मिलता है। वो अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए वो बैंक में भी जमा नहीं करना पड़ेगा और मतलब बांट के भी खत्म नहीं करना है। इसके बाद फर्स्ट लिंकेज के लिए बैंक से आवेदन करना पड़ता है, उसमें 1.5 लाख रुपया मिलता है। वहीं समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं दीदी की दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बागवानी जैसे स्वरोजगार कर आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। मरियम मरांडी ने बताया कि उनकी 2 पंचायतों की करीब 3,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अर्थोपार्जन कर रही हैं। 2 पंचायत में लगभग 3,000 दीदी जुड़ी है। इस ग्रुप में जुड़ने से मतलब बहुत सहायता मिलता है। कोई कोई दीदी अपना आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए बैंक के माध्यम से, CLF के माध्यम से दीदी दुकान खोली है। कोई बकरी पालन कर रही है। फूलो झनो आशीर्वाद से लाभ मिलता है। शराब दारू छोड़ के मतलब दीदी लोग और अपना अनेक तरह की व्यवस्थाएं। संगठन के सक्रिय सदस्य मंजू देवी ने बताया कि उनके अधीन 12 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनके कामकाज और लेन देन संबंधी गतिविधियों को वे देखती हैं। वो अब तक 167 महिलाओं को इस ग्रुप से जोड़ चुकी हैं। मंजू देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वहीं एक अन्य सदस्य फुलमनी देवी ने कहा कि समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन में स्वरोजगार से समृद्धि आई है। और हम 12 SHG का देखरेख करते हैं। 12 SHG का की स्थिति का देखते हैं। 12 SHG में कितना दीदी को कितना लोन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितना वापसी हो रहा है। मेरा काम यही देखना काम है। और समूह में छूटे हुए गरीब से गरीब परिवारों को मेरा काम है समूह में SHG में जोड़ना। हम यही मतलब गाँव में 168 दीदी को अभी तक जुड़ चुके हैं। दुमका जिले में स्वयं सहायता समूह के जरिए ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आए बदलाव की यह कहानी महज एक वानगी मात्र है। जिले की हर पंचायत और हर गांव में ऐसे समूह हैं और उनसे जुड़ी हजारों महिलाएं प्रगति की कहानी लिख रही हैं। DD न्यूज के लिए दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। झारखंड अपनी अतुल्य खनिज संपदा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है।
सिमडेगा का केला घाट भी पर्यटकों के लिए पसंदीदा सैरगाह है। बारिश का मौसम आते ही सिमडेगा के प्रमुख पर्यटन स्थल केला घाट की सुंदरता और भी निखर गई है। डैम में जल स्तर बढ़ने और चारों ओर की घाटियों पर हरियाली की चादर बिछने से यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य दोगुनी हो गई है। यहाँ का दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है और इसी कारण राज्य भर से बड़ी संख्या में सैलानी इसकी अलौकिक सुंदरता को निहारने सिमडेगा पहुँच रहे हैं। केला घाट बहुत सुंदर है। बरसात के मौसम में इसकी सुंदरता और बढ़ गई है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। केला घाट सिमडेगा जिला का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहीं NH 143 से इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर। केला घाट का शांत वातावरण और प्राकृतिक नज़ारे मन को असीम शांति प्रदान करते हैं। स्थानीय पर्यटक स्नेहा वर्मा कहती है कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ आकर सुकून के कुछ पल जरूर बिताती हूँ। परिवार के साथ आज केला घाट घूमने आई हूँ और मैं हमेशा आती रहती हूँ। यहाँ की हरियाली और अब तो पानी भी इतना भर गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। केला घाट बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर हमें जब भी मिलती है हम यहाँ हमेशा आते हैं और इसकी तरह इसके चारों तरफ यहाँ सिर्फ हरियालियाँ ही हैं। आपको जब भी मिले आप यहाँ जरूर आइए। अगर आप भी प्रकृति की गोद में शांति और सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार सिमडेगा के केला घाट का रुख जरूर करें। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, कलकल बहती पानी और शांत वातावरण आपके मन को एक नई ऊर्जा से भर देगा। केला घाट आपको शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति के करीब ले जाकर एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा। DD न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज सिन्हा मनु की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नामांकन। प्रधानमंत्री समेत घटक दल के नेता रहे मौजूद। विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। प्रधानमंत्री से मिले राज्यसभा सांसद खीरू महतो। झारखंड में कोयले के अवैध खनन से कराया अवगत। आदित्य प्रसाद साहू ने उठाया राज्यसभा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला। नक्शा पास करने में लेट लतीफी पर हाईकोर्ट सख्त। रांची नगर निगम से जवाब तलब। बस स्टैंड की बदहाली का लिया संज्ञान। CGL परीक्षा परिणाम पर रोक रहेगी जारी। और IG अभियान ने राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान का लिया जायजा। स्प्लिंटर ग्रुप पर कार्रवाई के निर्देश। हजारीबाग कारा में छापा। देह व्यापार पर भी सख्ती।